हेलो दोस्तों, मेरे साम्राज्य इटरनल क्रिएशन ये चैनल पर मैं आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो रिक्रूटमेंट होने जो जा रही है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो जानकारी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरा साम्राज्य इटरनल क्रिएशन ये जो डिजिटल चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, मतलब जो भी आगे आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारा एफईएफसी का थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो देखिए दोस्तों, एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये एक एनालॉगस पोस्ट है, डिग्निफाइड पोस्ट है, जिसको बोला जाता है एक सुपर क्लास 1 ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब केंद्रीय सरकार के अंतर्गत एक सुपर क्लास 1 ऑफिसर की ये पोस्ट है जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। चलो, इसका रुतबा आईएएस आईपीएस जितना नहीं है बट उनसे कम भी नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत आईएएस आईपीएस इसके ऊपर रह सकते हैं और है ही, बट ये भी पोस्ट कुछ कम नहीं है। आप डायरेक्ट सुपर क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट पे जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनका आईपीएस आईएएस को नंबर नहीं लगा या फिर जिनकी एज निकल चुकी है तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को पूरा झोंक दो इसके मेहनत के पीछे। और डेफिनेटली अगर मान लो आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से मेहनत रही तो डेफिनेटली जो सक्सेस है वो सक्सेस आपके हाथ में रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके लिए कौन सा क्वालिफिकेशन आवश्यक है। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, चाहे वो इग्नू से हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर और भी बैचलर डिग्रीज है जिसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। वो सभी एस्पिरेंट्स, वो सभी ग्रेजुएट इसके लिए पात्र है। दूसरी चीज़ देखते हैं इसका एज लिमिट। तो इसका एज लिमिट जो है नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 35 ईयर्स, मतलब कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। अब इसमें जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो कैटेगरी वाले लोगों के लिए जैसे एससी एसटी है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मीन्स +5 ईयर्स, मीन्स दे कैन अप्लाई अप टू 40 ईयर्स। और जो ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मीन्स 35 + 3 दैट इज 38, मतलब 38 की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो बहुत सारा सिलेबस जो इसका है, तो यूपीएससी के अंतर्गत इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट जो रहती है तो उसका लगभग 50 से लेके 60% तक सिलेबस यही एग्ज़ाम में सेम है। तो कौन सा है वो फिर से एक बार देखते हैं। जैसा पहला है जनरल इंग्लिश। ये जो जनरल इंग्लिश है आपको वो ईओ एओ की एग्ज़ाम में भी दिखेगा, बस सेम प्रकार का इंग्लिश यहाँ पर भी है। दूसरा है मैथ्स, मैथ्स भी उसी प्रकार का है। उसके बाद में है करंट अफेयर्स, इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है कि कौन सा क्या आएगा करके। उसके बाद में है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में स्पेशली हिस्ट्री के फीचर्स, और हिस्ट्री के फीचर्स जो दो है वो है आर्ट एंड कल्चर, मतलब कला और संस्कृति। इतिहास इस विभाग के अंतर्गत ज़्यादा जो एम्फसाइज किया है वो ज़्यादा एम्फसाइज आर्ट एंड कल्चर, मतलब कला और संस्कृति, इन दो टॉपिक पर दिया है। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जोर तो रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही पूरी इंडियन पॉलिटी जो है वो पूरी इंडियन पॉलिटी वो क्या है, डिपेंड है। उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके जो राइट्स है, मतलब पीपल के बोलो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बोलो, तो ये सभी चीज़ें इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत है। उसके बाद का है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों के ऊपर ये हमारी इंडियन इकोनॉमी डिपेंड है, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। जो हमारा बजट है वो बजट किसके ऊपर निर्भर है सॉरी। उसके बाद जो हमारा बजट पेश होता है हर साल वो
उस पर थोड़े से हाइलाइट्स देना आवश्यक है। मतलब कौन सी नई चीज़ें इंक्लूड की गई है, या फिर कौन सी पॉलिसीज़ को ड्रॉप किया है, या फिर कौन सी और नई पॉलिसी इन्वॉल्व की गई है। इन सब चीज़ों का जो आधार है वो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में आएगा। उसके बाद जनरल साइंस लाइक दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, बॉटनी, एनवायरमेंट साइंस, हाइजीन, एटसेट्रा। आफ्टरवर्ड्स the new and the confusing topic, and that topic is accountancy. Means much more aspirants who are prepared for the UPSC, IAS, IPS exam, they are unaware of the fact like that accountancy, but this post belongs to such organization, means employees provident fund organization। वहाँ पर सर ऑडिट का ही काम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर अकाउंटेंसी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा हार्ड ही है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से हम अभी तक थोड़े से दूर हैं। तो इंडियन रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसकी भी पढ़ाई आपको इस घटक के अंतर्गत करना पड़ेगा। उसके बाद में है जनरल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज। तो ये अभी तक मैंने जो भी सिलेबस बताया, ये सिलेबस एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस से बिल्कुल मैच होता है। बट अब इसमें 2-4 और एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े गए हैं, क्योंकि ये उनसे भी बड़ी पोस्ट है। एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इनसे भी बड़ी पोस्ट है, तो इसी के कारण इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब लोक संख्या में या फिर हमारी लोक संख्या जो पॉपुलेशन है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका ग्लोबलाइजेशन पे कौन सा असर हो रहा है। हम जानते हैं कि कुछ चीज़ों में पॉजिटिव असर हो रहा है, कुछ चीज़ों में नेगेटिव असर हो रहा है, बट असर तो हो रहा है। ओके, इतना डेफिनेटली है। देन नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग एंड हॉट टॉपिक, एंड दैट वन इज ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये ऑडिटिंग ही ऐसा है जो बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े स्कैम्स जो आगे लाता है, ये सब पकड़े जाते हैं तो सिर्फ ऑडिटिंग में। वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी हमारी मान लो क्या बोलते हैं मिस्टेक हो गई, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम या फिर बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में भी आपको इस एग्जाम के अंतर्गत थोड़ा सा झांक के देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ लास्ट वन जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आंकड़ों के साथ ही खिलवाड़ करना है, कौन से आंकड़ों को कहाँ बिठाना है, बराबर प्रॉपर वे में लेके जाना है, और फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर हमारा मैच होना चाहिए, यही स्टैटिस्टिक का आधार है। ओके, तो ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं ये एपीएफसी की एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी भी हमारे पास किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है कि ये एग्जैक्टली कब आएगा, बट आरटीआई सर्कुलर के अनुरूप हमें पता चला है कि ये बहुत ही जल्द आएगा, बट एग्जैक्टली कब ये कोई नहीं बता सकता। तो आना तो तय है और पढ़ाई करना भी तय है। अगर आना तय है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। और अगर मान लो हमारे सब एफर्ट्स जो है वो ऑनेस्ट रहे और हमने प्रॉपर वे में अगर मान लो स्टडी किए, तो डेफिनेटली सक्सेस हमारे हाथों में है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट देता हूँ कि अभी से ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए और अपना आने वाला फ्यूचर जो है वो आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। तो सभी को फिर से मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि मेरा जो साम्राज्य इटर्नल क्रिएशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मतलब आने वाले जो भी नए नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलते जाएंगे। तो सभी को फिर से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।